तो यहाँ पे आपको अध्याय 10 अध्याय 9 होगा। ये आपको एंसेंट हिस्ट्री एसकेपी का आपको ये एंसेंट हिस्ट्री एसकेपी का आपको ये पार्ट 13 होगा। पार्ट 13 के अंतर्गत हम अध्याय 9 मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद यहाँ पे आपको मौर्योत्तर काल के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। मतलब जो मौर्य का जो बाद का काल उसको यहाँ पर देखिए। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत का इतिहास दो भागों में बढ़ जाता है। मध्य एशिया से देखिए, मध्य एशिया से विदेशी आक्रमण हुए और इन आक्रमणकारियों ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा मध्य भारत के एक बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कायम कर लिया। दूसरी तरफ क्रमशः शुंग, कर्णव, आंध्र, सातवाहन एवं वाकाटक आदि वंश स्थापित हुए। ये दोनों प्रवृत्तियाँ साथ साथ हुई। अब इन प्रवृत्तियों का क्रमशः अध्ययन करेंगे। एक बार फिर देखिए, अब हम इन्हीं प्रवृत्तियों का क्रमशः अध्ययन करेंगे। इस काल के विषय में जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। इस काल के विषय में जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है। मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख स्रोत देखिए, मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख स्रोत मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख स्रोत की बात यहाँ पर हम करते हैं। बौद्ध ग्रंथ की बात आपके यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ की बात हम यहाँ पर करते हैं। बौद्ध ग्रंथ इस काल के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले प्रमुख बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, ललित विस्तर एवं मंजूश्री मूलकल्प है। दिव्यावदान में पुष्यमित्र शुंग का चित्रण बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में किया गया है। दिव्यावदान में देखिए, दिव्यावदान में पुष्यमित्र शुंग का चित्रण बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में किया गया है। दूसरा देखिए, आपको मिलिंद पन्हों की बात करते हैं। बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा पाली भाषा में रचित इस ग्रंथ में मिनांडर नामक यूनानी शासक के विषय में जानकारी मिलती है। देखिए, अब मिलिंद पन्हों की बात देखिए, बौद्ध भिक्षु आपको नागसेन द्वारा पाली भाषा में रचित इस ग्रंथ में मिनांडर नामक यूनानी शासक के विषय में हमको जानकारी मिलती है। बौद्ध भिक्षु आपको नागसेन द्वारा पाली भाषा में रचित इस ग्रंथ में आपको मिनांडर नामक यूनानी शासक के विषय में जानकारी मिलती है। महाभास की बात देखिए, आपको देखिए पंतजलि द्वारा रचित इस पुस्तक समय पुष्यमित्र शुंग के राज्यकाल की कुछ प्रमुख घटनाओं का पता चलता है। यह पाणिनि के अष्टाध्यायी की टीका है। इसमें उल्लेख है कि यवनों ने साकेत माध्यमिका को रौंद डाला। फिर देखिए, वो गार्गी संहिता है। गार्गी संहिता देखिए, ज्योतिष की इस पुस्तक में यवनों के आक्रमण का भी उल्लेख है। इससे पता चलता है कि यवन साकेत पांचाल मथुरा को जीतते हुए कुसुम ध्वज पाटलिपुत्र तक जा पहुँचे। देखिए, मालविकाग्नि मित्र की बात यहाँ मालविकाग्नि मित्र की आपको क्या है। तो कालिदास रचित इस नाट्य ग्रंथ से आपको शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राजपाल था। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राजपाल था। इसमें यवन आक्रमण का भी उल्लेख है। देखिए, जिसके अनुसार अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने सिंधु देखिए, आपको इसमें यवन आक्रमण का भी उल्लेख है। जिसमें देखिए क्या, इसमें यवन आक्रमण का भी उल्लेख है, जिसके अनुसार आपको अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर यवनों को पराजित किया। थेरावरी की बात यहाँ की गई है। देखिए, थेरावरी इसकी रचना को 14वीं सदी के जैन लेखक मेरुतुंग ने की। थेरावरी की रचना को 14वीं सदी के जैन लेखक मेरुतुंग ने की। इस ग्रंथ में आपको उज्जैनी के शासकों की वंशावली दी गई। यहाँ पुष्यमित्र का भी उल्लेख मिलता है। अब एक अयोध्या का लेख देखिए, यहाँ पर यह लेख पुष्यमित्र के आपको पुष्यमित्र के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का है। तो यहाँ देखिए क्या कि यहाँ इसमें जो कहा अयोध्या का लेख देखिए, यह लेख आपको पुष्यमित्र के अयोध्या के राज्यपाल अयोध्या का लेख देखिए, यह लेख आपको पुष्यमित्र के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। अयोध्या का लेख देखिए, यह लेख आपको पुष्यमित्र के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। यह अश्वमेध यज्ञ उसने यवनों पर विजय के उपलक्ष्य में किए थे। अब देखिए, बेसनगर का लेख देखिए, यह यवन राजदूत हेलियोडोरस का है। यह यवन राजदूत हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा है। इससे मध्य भारत में भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है।
हाँ, फिर आपको आगे देखिए आपको नेचुरल हिस्टोरिका नेचुरल हिस्टोरिका की बात यहाँ पर की गई है। नेचुरल हिस्टोरिका की बात आपके यहाँ पर है। देखिए 77 ईस्वी में, देखिए 77 ईस्वी में आपको प्लिनी ने 77 ईस्वी में आपको प्लिनी ने लैटिन भाषा में पुस्तक लिखी थी। इसमें उन देशों के विविध पक्षों का वर्णन मिलता है जिनके देखिए जिनके साथ उस समय भूमध्य सागरीय देशों का व्यापारिक संबंध था। पेरीफ्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, देखिए पेरीफ्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के बीच किसी अज्ञात यूनानी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। पेरीफ्लस देखिए आपको क्या पेरीफ्लस का पेरीफ्रस का अर्थ है नौचालन। देखिए पेरीफ्रस का अर्थ है नौचालन चार्ट या देखिए नौचालन चार्ट या यात्री यात्री पुस्तिका ये तथा एरिथ्रियन सी तथा एरिथ्रियन सी लाल सागर। इस पुस्तक से भारतीय समुद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तथा ईस्वी सन की पहली सदी में भारत की व्यापारिक गतिविधियों का पता चलता है। जियोग्राफी की बात है, हम देखिए टॉलमी द्वारा 150 ईस्वी में इस पुस्तक में उन देशों के विविध पक्षों का वर्णन मिलता है जिनके साथ उस समय भूमध्य सागरीय देशों का व्यापारिक संबंध था। नाना घाट अभिलेख देखिए इसकी रचना आपको नागा निका से, देखिए इसकी रचना आपको नागा निका ने की जो सातवाहन शासक सतकर्णी का प्रथम देखिए आपको नाना घाट अभिलेख देखिए इसकी रचना आपको नागा निका ने की जो सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की रानी थी। इससे सातकर्णी प्रथम उपलब्धियों का पता चलता है। नासिक अभिलेख ये नासिक अभिलेख आपको यह गौतमी बरसी द्वारा लिखा गया अभिलेख है। इससे गौतमी पुत्र सातकर्णी का वर्णन है। देखिए जूनागढ़ अभिलेख देखिए यह शक संवत, देखिए ये जूनागढ़ अभिलेख क्या है, यह शक शासक अक्रुद्धामन द्वारा 150 ईस्वी में संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। यह चंपू से मतलब गद पद मिश्रित का भी प्रथम अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख देखिए यह शक शासक रुद्रदामन द्वारा 150 ईस्वी में संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। यह चंपू से गद पद मिश्रित का भी प्रथम अभिलेख है। देखिए यहाँ पर सिक्के इस काल के सिक्के अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब सिक्कों पर राजाओं के नाम और तिथियां उत्कीर्ण की जाने लगी। अब एक विदेशी आक्रमण देखिए मौर्य काल के पतन के बाद मध्य एशिया से हिंद यवन इंडो ग्रीक शक पारथिया या पहलव एवं कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया था, एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। हिंद यवन इंडो ग्रीक की बात अपने यहाँ पर की गई है। देखिए इंडो ग्रीक यहाँ पर आपको है। मौर्य उत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण आयातिक घटना आपको बैक्ट्रिया अफगानिस्तान के यवनों द्वारा भारत आक्रमण करना था। लगभग 250 ईस्वी पूर्व बैक्ट्रिया के गवर्नर डियोडोटस देखिए डियोडोटस एवं पारथिया के गवर्नर एक्सेस ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बैक्ट्रिया के दूसरे राजा डियोडोटस ने देखिए डियोडोटस द्वितीय अपने देश को सेल्यूकस के साम्राज्य से पूर्णतः अलग कर लिया। देखिए सबसे पहला यमन आक्रमणकारी डेमेट्रियस देखिए सबसे पहला आपको यमन आक्रमणकारी डेमेट्रियस देखिए डेमेट्रियस प्रथम 220 से 175 ईस्वी पूर्व था। ईस्वी पूर्व 183 से ईस्वी पूर्व 183 के लगभग उसने पंजाब का एक बड़ा भाग जीत लिया और साकल को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस ने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की और यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों वाले सिक्के चलाए। और यहाँ पर क्या कि डेमेट्रियस ने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की और यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों वाले सिक्के चलाए। इसी समय बैक्ट्रिया को यूक्रेटाइडस की अध्यक्षता में विद्रोह हुआ और डेमेट्रियस को बैक्ट्रिया से हाथ धोना पड़ा। यूक्रेटाइडस भी भारत की तरफ बढ़ा और कुछ भागों को जीतकर उसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार भारत में यमन साम्राज्य दो कुलों में बंट गया, डेमेट्रियस एवं यूक्रेटाइडस के वंश और यूक्रेटाइडस के वंश। अब कि डेमेट्रियस के वंश जहाँ देखिए डेमेट्रियस वंश की जो राजधानी थी वह सियालकोट थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक आपको मिनांडर हुआ। देखिए मिनांडर का आपको शासन का 165 ईस्वी से लेकर 145 ईस्वी तक आपको रहा। 165 से 145 ईस्वी तक यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाती है 20 साल तक वो शासन किया। अब यहाँ देखिए क्या कि इसमें आपको यह बौद्ध साहित्य में मिलिंद नाम से प्रसिद्ध मिनांडर जो है बौद्ध साहित्य को मिलिंद नाम से प्रसिद्ध है। इसने गंगा यमुना द्वार पर अभी आक्रमण किया। पेरीफ्लस उल्लेखित है कि मिनांडर के सिक्के भरोज के बाजारों में खूब चलते थे। हाल ही में कौसाम्बी के पास रेस उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। हाल ही
ही में कौशाम्बी के पास रे से हाल ही में कौशाम्बी के पास आपको रे से आपको मीनांडर का मतलब अर्थात मीनांडर या मिलिंद का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। बोध ग्रंथ देखिए, बोध ग्रंथ मिलिंद पढ़ो मीनांडर, बोध ग्रंथ मिलिंद पढ़ो मिलिंद पढ़ो, बोध ग्रंथ आपको मिलिंद पढ़ो मीनांडर के बोध भिक्षु नागसेन के साथ वाद विवाद के उपरांत बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने की कथा है। इसकी राजधानी आपको सकल शिक्षा, इसकी राजधानी आपको साकल शिक्षा और व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। तो बौद्ध ग्रंथ आपको मिलिंद पढ़ो क्या है? मिलिंद पढ़ो एक बौद्ध ग्रंथ का नाम है, मिलिंद पढ़ो एक बौद्ध ग्रंथ का नाम है। मिलिंद पढ़ो बौद्ध ग्रंथ मीनांडर के बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ आपको वाद विवाद के उपरांत बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने की कथा है। इसकी राजधानी आपको साकर शिक्षा और व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र थी। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया क्या कि आपको अब देखिए यूक्रेटाइडस वंश की बात यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए यूक्रेटाइडस वंश आपके यहाँ देखिए राजधानी, इसकी राजधानी आपको तक्षशिला थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक आपको एंटियालकिड्स था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक आपको एंटियालकिड्स था। तो इसने शुंग शासक आपको भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में एक राजदूत हेलियोडोरस को भेजा, जिसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। उस पर वासुदेव का नाम अंकित करवाया। इससे पता चलता है कि हेलियोडोरस ने स्वयं भागवत धर्म ग्रहण किया। देखिए यहाँ पर क्या यूनानी संपर्क का प्रभाव, देखिए यहाँ पर क्या यूनानी संपर्क का प्रभाव देखिए भारतीयों ने ज्योतिष के क्षेत्र में यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। देखिए भारतीयों ने ज्योतिष के क्षेत्र में यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। सप्ताह का 7 दिनों में विभाजन एवं विभिन्न ग्रहों के नाम भी उनसे ही लिए गए। सप्ताह का 7 दिनों में आपको विभाजन और विभिन्न ग्रहों के नाम भी उनसे ही लिए गए। अब दूसरा देखिए नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखी। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखी। गार्गी संहिता देखिए, गार्गी संहिता ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है। उसमें लिखा है कि यद्यपि यवन आपको बर्बर है, किंतु ज्योतिष के मूल निर्माता होने का वे वंदनीय है। वराहमिहिर ने लिखा है कि यद्यपि यूनानी मलेच्छ है, किंतु वे ज्योतिष के विद्वान है और इसलिए प्राचीन ऋषियों की भांति पूज्य है। सिक्के बनाने के देखिए सिक्के बनाने की कला में भारतीयों ने यूनानी के उससे बहुत कुछ सीखा। सिक्के बनाने की कला में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। यूनानियों ने आपको पहली बार सोने के लिखित सिक्के चलाए, जिन पर एक और राजा की आकृति और दूसरी ओर किसी देवता की मूर्ति या कुछ अन्य चिन्ह बनाए गए। यूनानियों ने द्विभाषा युक्त सिक्के भी आपको चलाए। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया चौथा देखिए हिंद यवन संपर्क के कारण देखिए हिंद यवन संपर्क के कारण कला की एक नवीन शैली हेलेनिस्टिक कला का जन्म हुआ। देखिए हिंद यवन संपर्क कला की एक नवीन शैली हेलेनिस्टिक कला का जन्म हुआ। इसका आदर्श रूप कनिष्क के समय की गांधार कला में दिखाई पड़ता है। संस्कृत नाटकों को पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग होने लगा। पर्दा प्रथा का प्रारंभ यहाँ से माना जाता है। धर्म और दर्शन के क्षेत्र में यूनान भारत का ऋणी हुआ। कई यूनानी राजाओं ने भारतीय धर्म को अपनाया। हेलियोडोरस नामक राजदूत ने भागवत धर्म एवं मीनांडर देखिए यहाँ जो कहा गया हेलियोडोरस नामक राजदूत ने भागवत धर्म एवं मीनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म आपको अपना लिया। संभवतः तपस्या और योग क्रिया यूनानियों ने भारतीयों से ही सीखी। फिर के शक आक्रमण की बात यहाँ पर की गई है। देखिए यूनानियों के बाद आपको मध्य एशिया के शकों ने भारत पर आक्रमण किया। उन्होंने यूनानियों से अधिक भाग पर कब्जा किया। शकों की कुल 5 शाखाएं थी। उनकी एक शाखा अफगानिस्तान में बस गई। भारत में मुख्यतः 2 शाखाओं में विभाजित थे। प्रथम उत्तरी क्षत्रप कहलाते थे जो तक्षशिला एवं मथुरा में थे, और दूसरे पश्चिमी क्षत्रप कहलाते थे जो नासिक एवं उज्जैन में थे। भारत के शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। तक्षशिला के शक यहाँ देखिए इसका प्रथम शासक
इसका प्रथम शासक आपको माउस 20 ईस्वी पूर्व से लेकर 22 ईस्वी तक था। देखिए इसका प्रथम शासक आपको माउस 20 ईस्वी पूर्व से 22 ईस्वी था। इस वंश के कुछ देखिए इस वंश के कुछ अन्य शासक एनजेज इस वंश के कुछ अन्य शासक आपको एजेज एजेज और एजे लिसेज थे। इस वंश के कुछ अन्य शासक आपको एजेज और एजे लिसेज थे। मथुरा के यहाँ पे क्या मथुरा के शक की बात यहाँ पर की गई है। देखिए ऐसा माना जाता है कि मथुरा के शक पहले मालवा क्षेत्र में रहते थे, जिन्हें 57 ईस्वी पूर्व में विक्रमादित्य नामक शासक ने पराजित किया, जिससे वह भागकर मथुरा आ गए। इन्हीं विक्रमादित्य के नाम पर एक नवीन संवृत्त विक्रम संवत या मालव, देखिए विक्रम संवत या मालव देखिए विक्रम संवत को ही बोलते हैं मालव संवत, ये आपको विक्रम संवत या मालव संवत, देखिए विक्रम संवत या मालव संवत 57 ईस्वी पूर्व की नींव पड़ी। तो विक्रम संवत को क्या बोलते हैं, मालव संवत बोलते हैं। आदि के मथुरा का प्रथम शक शासक आपको राजउल था। तो मथुरा का प्रथम शक शासक आपको राजुर या राजउल था। मथुरा का प्रथम शक शासक आपको राजुर या राजउल था। तो आपको विक्रम संवत को मालव संवत बोलते हैं, जो कि 57 ईस्वी पूर्व था। और मथुरा का प्रथम शक शासक आपको राजुर या राजउल था। फिर देखिए राजुर के बाद उसका पुत्र आपको सोडास, राजुर के बाद उसका पुत्र सोडास राजा हुआ। अब देखिए नासिक के शक है। देखिए नासिक के क्षत्रपों में दो प्रसिद्ध शासक आपको भूमक और नहपान थे। वे अपने आप को छत्रप करते थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध शक शासक नहपान था। आपको नहपान था। अब देखिए नहपान 119 ईस्वी से लेकर 124 ईस्वी तक देखिए। इसमें देखिए इसके राज में आपको काठियावाड़, दक्षिणी गुजरात, पश्चिमी मालवा, देखिए इसके राज में आपको काठियावाड़, दक्षिणी गुजरात, पश्चिमी मालवा, उत्तरी कोंकण पूरा आदि शामिल है। उसने महाराष्ट्र के एक बड़े भूभाग को सातवाहन राजाओं से छीना था। उसने महाराष्ट्र एक बड़े भूभाग को सातवाहन राजाओं से छीना था। पेरीफ्लस के अनुसार देखिए क्या पेरीफ्लस के अनुसार इसकी राजधानी भीमनगर, ये पेरीफ्लस के अनुसार इसकी राजधानी आपको मीननगर, पेरीफ्लस के अनुसार इसकी राजधानी आपको मीननगर, भरूच और उज्जैन के बीच थी। पेरीफ्लस के अनुसार इसकी राजधानी आपको मीननगर, भरूच और उज्जैन के बीच थी। पेरीफ्लस के अनुसार इसकी राजधानी मीननगर, भरूच और उज्जैन के बीच थी। अब देखिए सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी इसे पराजित कर मार डाला। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी इसे पराजित कर मार डाला। अब हम देखिए क्या जोगल थम्बी से प्राप्त महापान के बहुसंख्यक सिक्के गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पुनः अंकित किए गए। देखिए जोगल थम्बी से प्राप्त नहपान देखिए यहाँ पर क्या है कि जोगल थम्बी से प्राप्त नहपान के बहुसंख्यक सिक्के गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पुनः अंकित किए गए। जोगल थम्बी से प्राप्त नहपान के बहुसंख्यक सिक्के आपको गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पुनः अंकित किए गए। अब देखिए महापान का दामाद सातवाहन शासक महापान, देखिए आपको नहपान आपके यहाँ देखिए नहपान आपको है। देखिए नहपान का दामाद आपको सातवाहन शासक ऋषभ दत्त या उसाव दत्त था। तो नहपान का दामाद आपको सातवाहन शासक ऋषभ दत्त या उसावत था। अब कि मालवा था उज्जैन के शक। देखिए इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक आपको रुद्रदामन था, जबकि पहला स्वतंत्र शासक चष्टन था। देखिए रुद्रदामन का मालवा अथवा उज्जैन के शासक मालवा अथवा उज्जैन के शक यहाँ देखिए इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन था, जबकि पहला स्वतंत्र शासक चष्टन था। देखिए रुद्रदामन के 130 से 150 ईस्वी पूर्व, रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी देखिए यहाँ पर। यह उज्जैनी के शकों में सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी है। देखिए यह उज्जैनी के शकों में सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी है। इस अभिलेख से पता चलता है कि इस समय यहाँ का राजपाल आपको सुविशाख था, जिसने सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया। रुद्रदामन आपको व्याकरण, राजनीति, संगीत एवं तर्कशास्त्र का पंडित था। मालवा के शकों में अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारकर पहली बार मालवा क्षेत्र में व्याद्र सलीम चांदी के सिक्के चलवाए। ठीक है, फिर देखिए रुद्रदामन व्याकरण, राजनीति, संगीत एवं तर्कशास्त्र का पंडित था। मालवा के शकों में अंतिम शक शासक रुद्र
रुद्र सिंह तृतीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारकर पहली बार मारवाड़ क्षेत्र में विवाद सलीम चांदी के सिक्के चलवाए। अब देखिए पार्थियाई, देखिए आपको पार्थियाई, देखिए पार्थिया या पहलव की बात करते हैं, पार्थिया या पहलव की बात करते हैं। पार्थियाई मध्य एशिया में ईरान से आए थे। भारत में आपको पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक को मिथ्रेडेटस प्रथम 171 से 130 ईस्वी पूर्व था। मिथिलेश प्रथम 171 से 130 इसका शासन, 171 से 130 ईस्वी पूर्व इसका शासन था। मिथिलेश प्रथम देखिए आपको भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथिलेश प्रथम था, परंतु इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक आपको गोंडो, देखिए गोंडो फनीस था, गोंडो फनीस था। देखिए गोंडो फनीज आपको 20 से लेकर 41 ईस्वी तक रहा। गोंडो फनीज का शासन आपको 20 से 41 ईस्वी तक रहा। अब इसकी राजधानी को तक्षशिला थी। गोंडो फनीज के शासनकाल का एक अभिलेख गोंडो फनीज के शासनकाल का एक अभिलेख आपको तख्ते बही पेशावर जिले में स्थित से प्राप्त हुआ है। गोंडो फनीज के काल की सबसे प्रमुख घटना सेंट थॉमस नामक ईसाई द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। गोंडो फनीज के काल की सबसे प्रमुख घटना सेंट थॉमस नामक ईसाई द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। बाद में वह दक्षिण चला गया और तमिलनाडु मार डाला गया। फिर देखिए इस पर ईसाई धर्म भारत में पहली सदी में ईस्वी में आया। इस पर ईसाई धर्म भारत में को पहली सदी ईस्वी में आया। अभी कुषाण, देखिए कुषाण मध्य एशिया में, कुषाण जो था कुषाण मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के यूची जाति के थे। लगभग 165 ईस्वी पूर्व में इसके पड़ोसी कबीले हिंगनू ने यूचियों के नेता को मारकर उन्हें पश्चिमी चीन का क्षेत्र छोड़ने पर बाध्य कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें एक बार फिर देखिए कुषाण मध्य एशिया के पश्चिमी चीन के यूची जाति के थे। लगभग 165 ईस्वी पूर्व में इसके पड़ोसी कबीले हिंगनू ने यूचियों के नेता को मारकर उन्हें पश्चिमी चीन का क्षेत्र छोड़ने पर बाध्य कर दिया। इस क्षेत्र में कबीला 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। कनिष्ठ यूची जो तिब्बत की ओर चले गए, और दूसरा देखिए ज्येष्ठ यूची जो पश्चिम की ओर बढ़े और उन्होंने बैक्ट्रिया, पार्थिया आदि के शासकों को पराजित किया। बाद में सर्वप्रथम आपको कुजुल कडफिसस नामक कुषाण शासक ने आक्रमण कर पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उसने केवल तांबे के सिक्के चलवाए। बाद में सर्वप्रथम कुजुल कडफिसस नामक कुषाण शासक ने आक्रमण कर पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उसने केवल तांबे के सिक्के चलवाए। ध्यान देखिए इस चीज़ को फिलहाल यहीं तक आपको रखिए।